Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am and today I am discussing the सल्फोनामाइड. So students, अब हम पढ़ रहे हैं कीमोथेरेपी का अपना नेक्स्ट एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड के बारे में. सो लेट गेट स्टार्टेड. व्हाट इज सल्फोनामाइड? सो अब हम जानते हैं कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स हमारे होते हैं वो होते क्या हैं. तो एंटीबायोटिक्स आर अ केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड द फंगल. क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्टेन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो, और वो इसका जो यूज़ होता है वो किसके काम में आते हैं कि जो भी हमारी कोई भी पैथोजेंस है या वो भी डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट जो भी है उसकी सिंथेसिस को या तो ये इनहिबिट कर देंगे, मतलब कि ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, या फिर कम्प्लीटली उसको किल कर देंगे, मतलब मार देंगे, ख़त्म कर देंगे. और ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मतलब सिर्फ होस्ट मतलब होस्ट सेल को अपना जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, होस्ट सेल को अपना कोई इफ़ेक्ट नहीं देंगे, मगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर देंगे, उसकी ग्रोथ के लिए ये कम कर देंगे, ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे. सेम एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि इंटरफेयर कर देते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया. जो भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है उनकी ग्रोथ को, उनके रिप्रोडक्शन को ख़त्म कर देंगे, रोक देंगे. वो ड्रग्स हमारे होते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स. अब हमारे जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, द सब्सटेंस दैट सेलेक्टिवली एलिमिनेटेड द फंगल पैथोजेंस. अब जो हमारे वो सब्सटेंस जो कि हमारे एलिमिनेट करते हैं फंगस को, पैथोजेंस को, मतलब वो एजेंट जो कि फंगस के ग्रोथ को रोक देंगे, फंगस की सिंथेसिस को रोक देंगे, अब और उस पर अपना टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं फंगस सेल पे, उन्हें हम बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग. और जो अपनी मिनिमल टॉक्सिसिटी है जो होस्ट सेल पे देते हैं, मतलब होस्ट सेल पे ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो करते हैं और सिर्फ फंगस पे ही अपना इफेक्ट जो है वो शो करेंगे, डिजीज पॉजिटिव एजेंट जो है हमारा. अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं सल्फोनामाइड्स के बारे में. तो सल्फोनामाइड्स हमारे क्या होते हैं? तो सल्फोनामाइड वॉर ऑफ फर्स्ट वो है, इज द फर्स्टली इफेक्टिव द कीमोथेरापेटिक एजेंट. जो हमारा सल्फोनामाइड है वो हमारा फर्स्टली इफेक्टिव एक कीमोथेरापेटिक एजेंट है, मतलब ये अपना कीमोथेरेपी में काफ़ी यूज़ करने वाला एज ए एंटीबायोटिक जो हमारा एजेंट है. एंड एम्प्लॉयड द सिस्टमेटिकली टू प्रिवेंट एंड क्योर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द मैन. जो भी हमारे ह्यूमंस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस पर ये अपना एक सिस्टमेटिकली इफ़ेक्ट जो है वो शो करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है. सल्फोनामाइड और अ सल्फर ड्रग आर अ बेसिस ऑफ द सेवरल ग्रुप. जो सल्फोनामाइड या सल्फर ड्रग होती हैं वो सेवरल जो हमारी ड्रग है, सेवरल ग्रुप्स की ड्रग में जो है वो प्रेजेंट होते हैं. एंड द ओरिजिनल एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड आर अ सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. जो हमारे ओरिजिनल एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स हैं वो सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है एंड कंटेन करते हैं सल्फोनामाइड ग्रुप को, और ये हमारे सल्फोनामाइड ग्रुप को कंटेन करते हैं. सम सल्फोनामाइड आर आल्सो डिवर्ड इन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. बहुत सारे ऐसे सल्फोनामाइड हैं जो अपनी एक्टिविटी को एज अ एंटीबैक्टीरियल शो करते हैं. जैसे एग्जांपल में हमारा एंटी कन्वर्जेंट एंड सल्फिनामेमी, ये हमारे जो है अपना एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट शो करती है. The development of the sulfonamide of the most profound therapeutic revolution in the history of the medicine. मेडिसिन की हिस्ट्री में सल्फोनामाइड ने अपना काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है अपना थेरापेटिक यूज़ के लिए हम जानते हैं उसको, काफ़ी इफ़ेक्टिव अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो करती है. सल्फोनामाइड फर्स्टली सिंथेसाइज इन जर्मन केमिस्ट बेयर इन 1908. जो सल्फोनामाइड फर्स्टली सिंथेसाइज की थी एक हमारे जर्मन के साइंटिस्ट थे बेयर. इन्होंने 1908 में फर्स्टली जो है वो सल्फोनामाइड को डिस्कवर किया था और इन्हीं ने आविष्कार किया था. अगर अब हम केमिस्ट्री की बात करें, सल्फोनामाइड जो है हमारा द एजेंट कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप. जो हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप होता है SO2NH2, जिसको हम पैरा अमीनो बेंजोइक सल्फोनामाइड के नाम से भी जानते हैं. तो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर हमारे सल्फोनामाइड के ग्रुप को कंटेन करता है, मतलब इससे मिलकर के बना होता है. एंड दे आर अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इन अ एसिडिक नेचर. अब अगर हम इसमें इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो सल्फोनामाइड जो है हमें एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसकी एक्टिविटी जो है वो एसिडिक इन नेचर की होती है. वो एसिडिक
कंटेंट होता है, मतलब उसका पीएच जो है वो 7 से लो होता है। जो NH2SO2 मतलब जो हमारा, जिसे हम पैरामाइनर बेंजोइक एसिड के नाम से, पाबा के नाम से भी जानते हैं, अब ये ग्रुप हमारे सल्फोनामाइड में प्रेजेंट होता है। और जो यही ग्रुप है इसका मेन फीचर्स क्या होता है, सल्फ़र को कंटेन करता है और बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होता है। और जो NH2 इसका ग्रुप है उसकी जो एक्टिविटी होती है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, मतलब कि माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो मेनली हमारा NH2 वाला ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल है और अपना हाईली थेराप्यूटिक इफेक्ट एज अ एंटी माइक्रोबियल ड्रग हमें देता है। सल्फोनामाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोस्टोसिल, मतलब सल्फोनामाइड जो है वो ड्राइव किया गया था प्रोस्टोसिल से। एंड सल्फोनामाइड इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ अ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पाबा। जो सल्फोनामाइड है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है उसका ये एक एनालॉग है। एंड इट इनहिबिट द बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस। जो ये हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए हमारी फोलिक एसिड एंड जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें आवश्यकता होती है, तो ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ही इनिबिट कर देता है, किल कर देता है, जो कि हमें एक बैक्टीरियोस्टैटिक अपना इफेक्ट शो करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन, मतलब एक्शन जो है इसका एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही इनहिबिट कर देता है, उस एंजाइम को ही नहीं बनने देता है जिसके कारण बैक्टीरिया आगे ग्रो कर सके, रेप्लिकेट कर सके। नो यूज़ एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका यूज़ नहीं करते हैं हम, इसका यूज़ एज अ नैरो स्पेक्ट्रम ही करते हैं। अगर अब हम अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फोनामाइड एक बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप देखिए, इसमें SO2 NH2 ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, और जो सेकंड पे हमारा NH2 ग्रुप है जो कि हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेकेंड स्ट्रक्चर में हमारा फोलिक एसिड है जो कि बैक्टीरिया की सिंथेसिस के लिए, उसके रेप्लिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए काफ़ी इस रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा सल्फोनामाइड होता है वो हमारी फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देता है, जिससे कि हमारे बैक्टीरिया की आगे फर्दर जो ग्रोथ है वो ना हो सके। अब अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें कि जो सल्फोनामाइड है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओरल है, मतलब टैबलेट या कैप्सूल या ओरल के रूट के थ्रू हम इसे अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एंड वेट एब्जॉर्ब इन अ अपर पार्ट ऑफ द GIT, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो अपर पोर्शन होता है उसमें ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वाइडली CESF प्लेसेंट्रा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि ये हमारी बॉडी में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है, डिसोल्यूशन अच्छा है, तो बॉडी में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड जो 20 to 90% जो ड्रग है वो हमारी प्रोटीन के साथ बाउंड अप हो जाएगी। एंड जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है, एसाइलेशन प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे लीवर में परफॉर्म होता है और एक्सक्रीटेड बाय किडनी में जा कर के ये आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से, जो वहाँ पे हमारे ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है हमारी किडनी में, तो आसानी से जा कर के ये वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब हमारी बॉडी से विद द हेल्प ऑफ अ किडनी ये एक्सक्रीट कर दी जाएगी। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हमारे सल्फोनामाइड्स की ड्रग होती हैं उन्हें हमने क्लासीफाई किया है उनके एक्शन और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली, और कि मतलब ये अपना एक्शन जो है वो कैसे देती हैं। तो एजेंट एब्जॉर्ब रैपिडली एंड एक्सक्रीट रैपिडली, मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग, कि जिनका एब्जॉर्प्शन भी रैपिडली होता है हमारी बॉडी में और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट भी जल्दी ही हो जाते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग जो हमारी ड्रग है वो हमारी सल्फीसॉक्साजोल हो गई, सल्फामेथिमाजोल हो गई, सल्फासोमाइडीन हो गई, सल्फासाइटीन, ये हमारी ड्रग जो है वो अपना एक्शन एज अ शॉर्ट एक्टिंग शो करती हैं। और इंटरमीडिएट जो ड्रग अपना एक्शन शो करती है वो सल्फामेथिमाजोल, सल्फाफेसोमाजोल ये ड्रग हैं। एंड एजेंट एब्जॉर्ब रैपिडली बट एक्सक्रीटेड, मतलब कि जो अपना एक्शन लॉन्ग देती है, यानी कि बॉडी में हमारी आसानी से एब्जॉर्ब तो हो जाएंगी मगर एलिमिनेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, मतलब उनका एलिमिनेशन जो है वो एक्सक्रीट धीरे धीरे हमारी बॉडी में स्लोली होता है। तो लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग यूज हो रही है वो हमारी है
सल्फा डाइमेथॉक्सीन, सल्फाफिनाजोल एंड डायाजीन। और जो अल्ट्रा लॉन्ग एक्शन शो करती है हमारी बॉडी में वो ड्रग है सल्फानिल, सल्फा डाइऑक्सिन एंड सल्फासालामाइन। जो हमारी सल्फासालाजीन ड्रग है और सल्फा डाइऑक्सिन है, ये ड्रग जो है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिविटी देती हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब रैपिडली हो जाएंगी मगर हमारी बॉडी में आसानी से एक्सक्रीट नहीं होती हैं और एक्सक्रीशन में ये टाइम लेती हैं। अब एजेंट आर एब्जॉर्ब पुअरली। अब वो ऐसे एजेंट जो कि हमारी बॉडी में ओरली एडमिनिस्ट्रेड किए जाते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही पुअर एब्जॉर्प्शन की जो ड्रग है वो हमारी सल्फागुआनानाइड, ये हमारी ड्रग है, एंड सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल। सक्साइनिल जो सल्फाथायाजोल ड्रग है एंड जो सल्फागुआनाइड ड्रग है वो हमारी बॉडी में बहुत ही स्लोली जो है वो एब्जॉर्ब होती है। एंड जो सल्फामाइड यूजली टॉपिकली, जो ऐसे सल्फोनामाइड्स की ड्रग जिन्हें हम अपनी बॉडी में टॉपिकली यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमारी ड्रग आ रही हैं सल्फा एसिटामाइड एंड सल्फाफ्यूराजोल, ये ड्रग हैं जिन्हें हम टॉपिकली यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में। और कुछ ऐसी मिसलेनियस ड्रग भी हैं जिनका हम एज एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जो कि हमारे सल्फोनामाइड से हैं। तो उसमें हमारी सल्फापायरिडीन एंड सल्फाडाइमेडीन, ये ड्रग्स हमारी सल्फोनामाइड्स की मिसलेनियस कैटेगरी में आ जाती हैं। अब अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें कि जो हमारा सल्फोनामाइड है उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है हमारी बॉडी में, तो फोलिक एसिड इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, तो कई बार हमने बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल के बारे में डिस्कस किया है और ये भी देखा था कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड अपना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द प्यूरिन विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ द DNA एंड RNA पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड प्रिकर्सर ऑफ द फोलिक एसिड एंड द सल्फोनामाइड एज द स्ट्रक्चर टू द सिमिलरली एज अ पावा। अब जो हमारा फोलिक एसिड है वो बैक्टीरिया की सिंथेसिस के लिए, ग्रोथ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारे प्यूरिन्स होते हैं, DNA हो गया, mRNA हो गया या RNA हो गया, और जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड या पावा जो होता है वो फोलिक एसिड से रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जो सल्फोनामाइड्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो सिमिलर होता है एज अ पावा, मतलब पैरामाइनो बेंजोइक एसिड के। जो सम ऑफ द बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑन अ फोलिक एसिड ऑफ द पावा इन दिस बैक्टीरिया सल्फोनामाइड कंप्लीट द पावा टू एंजाइम द फोलिक एसिड सिंथेटेज एंड प्रिवेंट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पावा ऑफ द फोलिक एसिड। क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसमें हमें उसको रेप्लिकेट करने के लिए, उसको फर्दर अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए जब उसे रेप्लिकेशन करना होता है तो एक एंजाइम की, फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो सल्फोनामाइड देते हैं वो उस एंजाइम को बनने से रोक देता है, मतलब फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ही रोक देता है या इनहिबिट कर देता है, ताकि जो हमारा बैक्टीरिया है वो आगे रेप्लिकेट ना कर सके, उसकी ग्रोथ ना हो सके। सो ये इसका था मोड ऑफ एक्शन। अब हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें, जो अगर हम एडवर्स इफेक्ट क्या है ऑन अ यूरिन सिस्टम पे, अगर हमारा सल्फोनामाइड या अपना एडवर्स इफेक्ट देता है तो सल्फोनामाइड प्रेसिपिटेट इन अ एसिडिक यूरिन फ्रॉम द क्रिस्टल विच इज पास द यूरिन रीनर। जो भी हमारी यूरिन पास आउट हो रही है हमारी बॉडी से, उसका जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में या फिर यूरिन जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में हो सकती है एंड पास द यूरिन इन अ रीनर, जो कि हमारे रीनर से पास हो रही है। इरिटेशन, क्रिस्टलूरिया, एस्पाज्मोडिक पेन, रीनल कोनिक, मतलब क्या है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये कॉज कर सकती है। हो सकता है क्रिस्टलूरिया, मतलब यूरिनेशन में क्रिस्टलाइजेशन की कंडीशन हो जाए, वहाँ यूरिनेट करने में, यूरिनेशन के प्रोसेस में हमें इरिटेशन होने लगे, प्रॉब्लम कॉज हो जाए, या फिर कोई स्पाज्मोडिक पेन भी हमें अपने रीनल में देखने को मिल सकता है। ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। एज अ हीमोपोइटिक सिस्टम पे अगर ये वर्क करेगी तो बोन मैरो डिप्रेशन की कंडीशन, एनालेप्टिक एनीमिया की कंडीशन, एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन भी, या फिर एक ग्रेनुलोसाइटोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये अपना इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में दे रहा है तो हमें एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन, डायरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और अगर इसने हाइपर सेंसिटिविटी
सेंसिटिविटी की रिएक्शन को कॉज कर दिया हमारी बॉडी में। तो ऐसे कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं? स्किन में रैशेस हो सकते हैं, एनल एब्सेसिस हो सकता है, कोई सिंड्रोम कॉज हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी की रिएक्शंस हो सकती है, या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, या फिर सेवन जॉनसन ये डिजीज़ हैं जो कि हमें हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन से देखने को मिल सकती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जब हम अपनी सल्फोनामाइड ड्रग का यूज़ करते हैं तो ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है इसका प्रेगनेंसी में है कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम ऐसी वुमेंस को ऐसी एंटीबायोटिक्स सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स जो है वो नहीं दे सकते हैं अगर कोई वुमेन या कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो। एंड प्री मेच्योर इन्फेंट्स और ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही छोटे हैं, प्री मेच्योर इन्फेंट्स हैं, उन्हें भी हम अपनी सल्फोनामाइड्स की कैटेगरी की ड्रग्स को देने से अवॉइड करेंगे, नहीं दे सकते। अगर ऐसे कुछ रीज़न्स है जैसे कि डिहाइड्रेशन या फिर रीनल इम्पेयरमेंट की अगर कंडीशन है तो भी हम अपनी सल्फोनामाइड ड्रग को प्रेफर नहीं करेंगे, ये फुली प्रोहिबिटेड है इन सब सारी कंडीशन में। सो स्टूडेंट्स, आई होप you are understood well, and now I am discussing the sulfonamides. Thank you class.